हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को इसके पहले क्लास 12 का 7 चैप्टर तक वीडियो जा चुका है। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 12। अब बोर्ड है। क्लास 12 क्या है? बोर्ड। एकदम से बोर्ड को बोर्ड के जैसा पढ़ा जाता है। आप बोर्ड में हैं तब बोर्ड के जैसा पढ़िए। बोर्ड के जैसा कैसे पढ़ा जाता है? भूत के जैसा। दिन रात एक कर दो, 4 से 5 घंटा एकदम से सुता को, इससे ज़्यादा नहीं। आलस वाला आदमी 8 घंटा 9 घंटा बोलता है सोने के लिए। बोर्ड है। अभी 2 महीना पढ़ाई यदि आप अच्छा से कर लेते हैं ना, ये आपका पूरे 1 साल के बराबर हो जाएगा। 2 महीना यदि आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो पूरे 1 साल के बराबर आपका हो जाता है। चलिए, अब तो आप लोग का 2 महीना बचा भी नहीं। अब कितना 40 दिन बच गया है आपका, मुश्किल से 40 दिन के करीब आपका बच गया है। जल्दी से आप लोग एकदम से करो मरो के जो है ना, उसके जैसा पढ़ाई करो। अब सबसे पहले 50 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, इस पर पहले पूरा आप लोग फोकस करो। सबसे पहले जो 50 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है, इस पर पहले फोकस करो। 50 नंबर तो आ गया, अब बाकी 40-45 नंबर इधर से आ गया। टोटल आपका परसेंटेज आसमान छू जाएगा। उसके बाद तो हर कोई आप ये को देखेगा, बाप रे बाप, इसको हम सोचते थे कि कम पढ़ता है, लेकिन एकदम से तो जिला टॉपर ही तो बन गया। समझ में आ गया ना? तो एकदम से जुनून होना चाहिए। कोई भी चीज़ काम करने से पहले उसमें जुनून होना चाहिए। जिस स्टूडेंट के पास जुनून आ गया, 95 का 100% ला सकता है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिएगा, फिनेंशियल एनालिसिस, देखो ये सीबीएसई में आपका पूछा हुआ है। फिनेंशियल एनालिसिस इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज। ये तो कॉपी में आप यहाँ से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। फिनेंशियल एनालिसिस का इसमें से कौन लिमिटेशन नहीं है? पहला, फिनेंशियल एनालिसिस इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज। ये तो है ही, ये कॉपी में भी एक एक करके लिखवाया हुआ है। ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कंसीडर इन फिनेंशियल एनालिसिस, ये भी है। फिनेंशियल एनालिसिस जस्ट ए स्टडी ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंपनी, ये भी सही है। फिनेंशियल एनालिसिस में क्या होता है? कंपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और साल के बाद उसको रिपोर्ट करती है। साल के बाद कंपनी उसको क्या करती है? रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर, रिपोर्ट बोलेगा किसको करती है, तो आपको इसके पहले वाले चैप्टर में हम बताएं किसको रिपोर्ट करती है। शेयर होल्डर को रिपोर्ट करती है। कंपनी किसको बनाने के बाद रिपोर्ट करती है? शेयर होल्डर के पास, इनकम टैक्स में पास, अनेकों पास। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, इट इज सर्टेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। देखिए ये इसका लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 2, for whom the analysis of financial statement is not significant। बताइए किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है? इन्वेस्टर्स, इसके लिए तो है ही, गवर्नमेंट के लिए भी है, कंपनी एम्प्लॉय के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। कॉपी में देखो लिखवाया गया है कि बोला है कि किसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किसके लिए? एम्बेसडर ऑफ इंडिया। बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी को देख के क्या करेगा? इसको क्या जरूरी है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? इसको जरूरी है इन्वेस्टर को, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि मेरा अच्छा रिटर्न आ जाए और रिस्क कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। देखिए क्या बोला, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? देखो, क्रिटिज्म एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड ट्रेंड एनालिसिस, ड्राइंग कंक्लूजन, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, फिनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। फिनेंशियल एनालिसिस यूजफुल होता है किसके लिए? फॉर इन्वेस्टर, सही है, बहुत अच्छा। शेयर होल्डर, इसके लिए भी। फॉर डिवेंचर होल्डर, इसके लिए भी। ऑल ऑफ दीज। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सबके लिए सुटेबल होता है। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। बताइए वर्टिकल एनालिसिस को किस नामों से जाना जाता है? डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, नॉन ऑफ दिस। इसमें से देखिएगा, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, डायनेमिक तो होता ही नहीं है, स्टैटिक तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इंटरनल एनालिसिस, नॉन ऑफ दिस।
वर्टिकल एनालिसिस बैलेंस शीट के लिए होता है। वर्टिकल एनालिसिस किसके लिए होता है? बैलेंस शीट का बताया था, ऊपर लायबिलिटी और नीचे क्या होता है? एसेट्स। ये होता है वर्टिकल एनालिसिस। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब होता है। बैलेंस शीट, ऑल ऑफ दीज। हम बताए ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब चीज़ होता है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, बैलेंस शीट भी होता है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फिनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, बोला कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो जाता ही नहीं है। क्वालिटेटिव मतलब मैनेजर का इफिशियंसी, मैनेजर का टैलेंट, ये सब कभी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जज ऑपरेशनल इफिशियंसी। देखिए, judge operational efficiency. Next one, suffer from the limitation of financial statement. It is affected by personal ability and base of analysis. नहीं, देखिए आपको बोला क्या, financial analysis is significant because financial statement क्यों significant है? Judge operational efficiency, ignore qualitative, suffer from the limitation of financial statement, इट इज अफेक्टेड बाई पर्सनल एबिलिटी एंड बेस ऑफ, ऐसा कुछ नहीं। इसका पहला आंसर, सेकेंड आंसर क्या होगा? जज ऑपरेशनल इफिशियंसी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। देखिए ये ऑपरेशनल इफिशियंसी तो समझ में आ गया ना, आप लोग कंफ्यूजन मत होना। ऑपरेशनल इफिशियंसी मतलब आपका होता है सिंपल परफॉर्मेंस को देखना, मतलब प्रॉफिट सबको देखना। क्या देखना? कंपनी के प्रॉफिट है सबको देखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, व्हाट इज शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट। बताइए इनकम स्टेट, व्हाट इज शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण क्या दर्शाता है? एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस ऑफ सर्टेन पीरियड, बैलेंस शीट, नॉन ऑफ दी। आप जानते हैं कि इनकम स्टेटमेंट किसको बोला जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही दूसरा क्या नाम है? इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही दूसरा क्या नाम है? इनकम स्टेटमेंट। तो ये इनकम स्टेटमेंट आपको क्या दिखाता है? प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाता है। इनकम स्टेटमेंट क्या दिखाता है? प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट। बताइए बैलेंस शीट के द्वारा क्या दिखाता है? एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिनेंशियल पोजीशन ऑन स्पेसिफिक पीरियड। देखो ये होता है, बैलेंस शीट हमेशा फिनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट परफॉर्मेंस को दिखाता है। समझ में आ गया ना? चलिए देखो सब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। देखिए बिहार बोर्ड 2020, बिहार बोर्ड 2020, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। एकदम से आप लोग भूत के जैसा एकदम से लग जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। बताइए फिनेंशियल एनालिसिस के क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? देखिएगा, टू एसेस द करेंट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, सही है। टू मेजर द सोल्वेंसी ऑफ द फर्म, ये भी सही है। टू एसेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या है? डी है। कोई दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ financial analysis on the basis of material use। बताइए which of the following is a type of financial analysis on the basis of material use। कौन है? internal analysis, external analysis, internal audit, A B both। इसका सही आंसर क्या है? डी है। इंटरनल एनालिसिस भी आपका होता है, एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस किसको बोलते हैं? अपने कंपनी के पॉलिसी सब के बारे में जो एनालाइज किए ना। एक्सटर्नल एनालिसिस किसको बोलते हैं? कंपटीटर के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, ये सब गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में कि गवर्नमेंट पॉलिसी अगला बार क्या इंट्रोड्यूस करने वाली है, ये सबको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस मतलब अपना पॉलिसी के बारे में, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल के बारे में जो एनालाइज होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12,
देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के अनुसार विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, बताइए, प्रोसेस के आधार पर फाइनेंशियल एनालिसिस का कौन टाइप है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ये तो दोनों क्वेश्चन आंसर तो मिल गया, दो गो होता ही है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस दो गो होता ही है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है। फाइनेंस हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, इस तरह के बनता है, इधर लायबिलिटी इधर एसेट। अब वर्टिकल कैसे बनता है, सीधा बनता है, ऊपर आपका लायबिलिटी होता है और नीचे क्या होता है, एसेट। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, दो गो प्रोसेस होता है। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, बताइए, फाइनेंशियल एनालिसिस का इसमें से कौन लिमिटेशन है। विंडो ड्रेसिंग, ये तो है ही, दिखावा करता है, आप लोग को सब पढ़ाया गया है। विंडो ड्रेसिंग, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, ये भी लिमिटेशन है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, ये भी, क्योंकि बहुत ऐसा चीज एस्टिमेशन के आधार पर होता है। ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या है, डी होगा, ऑल ऑफ दी। चलिए क्वेश्चन नंबर, चैप्टर आपका क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, बताइए, फाइनेंशियल एनालिसिस का इसमें से कौन लिमिटेशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पर आप लोग अलर्ट रहना, जब क्वेश्चन में नॉट लगा लेता है ना, यही आपको गलती कराएगा। बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें से कौन लिमिटेशन नहीं है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, ये तो है ही। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट, ये भी सही है, ये तो है ही। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, ये भी है। इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये लिमिटेशन नहीं है, ये लिमिटेशन फाइनेंशियल एनालिसिस का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, बताइए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का दूसरा नाम क्या है। वर्टिकल एनालिसिस, एक्सटर्नल, इंटरनल एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, एक्सटर्नल, इसको किस नाम से जाना जाता है, डायनेमिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का दूसरा क्या नाम है, डायनेमिक एनालिसिस। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताइए, ये ऐसा क्वेश्चन तो जस्ट अभी बताए हैं। एक ही क्वेश्चन को दो बार इसलिए देते हैं ना, ताकि आपको याद हो सके, तो आपको माइंड में आपको प्रैक्टिस हो सके, सो इसीलिए कभी कभी हम दो क्वेश्चन आपको दे देते हैं। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन लिमिटेशन नहीं है। विंडो ड्रेसिंग है तो होता ही है। इंट्रा फर्म कंपेरिजन, ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, इसका सही आंसर क्या है, बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच एनालिसिस इज कंसिडर डायनेमिक, कौन सा एनालिसिस को डायनेमिक कहा जाता है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अभी अभी हम बताए ना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का ही दूसरा नाम डायनेमिक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का ही दूसरा क्या नाम है, डायनेमिक है। जस्ट अभी अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं। ये सब क्वेश्चन के आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के डेट में आपको CS CPT भी करोगे, यदि आपको CA करना हो, CS करना हो, CMA करना हो, तो यही सब ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ पर भी काम करेगा। इसलिए अभी से ही 12th तक तैयारी करो ही, आने वाले भविष्य के बारे में भी आप प्रिपरेशन में लगो, आपको वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ए शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो शेयर होल्डर जो एनालिसिस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल। शेयर होल्डर कभी इंटरनल नहीं होता है, इंटरनल में कौन आएगा, एम्प्लॉय आएगा, डायरेक्टर, ये सब आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी आएगा, रूल रेगुलेशन आएगा, ये सब इंटरनल में आएगा। शेयर होल्डर हो गया, कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, वो सब एक्सटर्नल होता है, वो सब क्या है, एक्सटर्नल है। समझ आएगा ना। तो इन्वेस्टर क्या होता है आपका, जब इन्वेस्टर जो होता है एक्सटर्नल हमेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच एनालिसिस इज कंसिडर एज स्टैटिक, बताइए, विच एनालिसिस इज कंसिडर एज स्टैटिक, किस एनालिसिस को स्टैटिक कहा जाता है। देखिए, इसको हॉरिजॉन्टल को डायनेमिक कहा जाता है, अब वर्टिकल को स्टैटिक कहा जाता है।
ये आप लोग याद कर लेना। हॉरिजॉन्टल को क्या कहा जाता है? डायनेमिक। अब वर्टिकल को क्या कहा जाता है? स्टैटिक। तो इसका सही आपको यही बोला है, विच एनालिसिस कंसीडर एज स्टैटिक। किस एनालिसिस को स्टैटिक कहा जाता है? तब वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का मेन लिमिटेशन क्या है? डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। सही है। अगला पॉइंट, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस। ये तीनों है, यही आपको बोला है मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल। ये तीनों है। डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग करने में भी दिक्कत होता है क्योंकि बहुत सारा डेटा एस्टीमेट के आधार पर होता है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, बढ़ा चढ़ा के इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है कभी कभी। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस, फिनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी प्राइस में चेंजिंग को नहीं दिखाया जाता है। समझ आ गया ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। समझ आ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज। बताइए फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मेन उद्देश्य क्या है? टू नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, टू चेक फिनेंशियल स्टेटमेंट, टू सेटिस्फाई बेनिफिशियरी, टू कंप्लीट फॉर्मेलिटी। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य, तो मेन उद्देश्य सबका होता है देखिए, टू चेक फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब चेक करना, टू सेटिस्फाई बेनिफिशियरी, टू कंप्लीट फॉर्मेलिटी, ये सब नहीं होता है। मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? यह जानने के लिए बनाते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का मेन उद्देश्य क्या है? टू एसेस सोल्वेंसी ऑफ द फर्म, जस्ट अभी अभी ऐसा क्वेश्चन बताएं, सही है। टू रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड डिसीजन, नॉन ऑफ दी। तो देखिए आपको क्या बोला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसेस सोल्वेंसी ऑफ द फर्म, रीअरेंज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उद्देश्य नहीं है, रीअरेंज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई उद्देश्य नहीं। डिविडेंड डिसीजन, देखिए टू एसेस सोल्वेंसी ऑफ द फर्म, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मेन मकसद होता है कंपनी के सोल्वेंसी को जाना। सोल्वेंसी मतलब होता है यह देखना कि कंपनी के पास पर्याप्त रुपया पैसा है कि नहीं। ऐसा नहीं ना कि कल के डेट में कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, जब उसको दिन प्रतिदिन चलाने का, उसको डे टू डे एक्टिविटी करने का, दिन प्रतिदिन जो खर्च होता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए रुपया पैसा नहीं हो पाता है, लायबिलिटी को देने के लिए रुपया पैसा नहीं हो पाता है, तो उस केस में कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। इसीलिए चेक करता है कि कंपनी के पास पर्याप्त रुपया पैसा है या नहीं है। वो उसको दिन प्रतिदिन के जो खर्च हो रहा है, जो डे टू डे मेंटेनेंस जो खर्चा है मेंटेनेंस करने में, उसके लिए कंपनी के पास पर्याप्त रुपया पैसा है या नहीं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त रुपया पैसा है या नहीं, ये सब देखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? टू एसेस सोल्वेंसी ऑफ द फर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन क्या है? इग्नोरेंस प्राइस लेवल चेंज, सही है। देखिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, इग्नोरेंस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, नॉन ऑफ दी। देखिए लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मेन लिमिटेशन क्या होता है? ये प्राइस लेवल को कभी नहीं दिखाता है। इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये भी इसका लिमिटेशन है। यदि ये ऑप्शन नहीं रहता ना तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि ये भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, एडवांटेज ऑफ एनालिसिस, एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है। बताइए एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है। फाइनेंशियल एनालिसिस का मेन एडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, ऑल ऑफ दी, ऑल द एबव। देखिए क्या बोला, एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है। क्या एडवांटेज है? सिक्योरिटी एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। एक गलत है, प्राइस लेवल चेंज कभी भी
फिनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखता है। सिक्योरिटी क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो सिक्योरिटी क्या होगा। अगला पॉइंट, क्रेडिट एनालिसिस, एडवांटेज ऑफ फिनेंशियल, मेन इसका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी एनालिसिस। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं हो सकता है कभी भी, क्यों, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, फिनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी प्राइस लेवल को नहीं दिखाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, यूजर ग्रुप ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस इज कॉल्ड, बताइए यूजर ग्रुप ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस इज कॉल्ड, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूजर ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, सब है, शेयर होल्डर, ऑल ऑफ दी, ये सब के सब यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट है। ये सब के सब क्या है, यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, सब के सब फिनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करता है। चलिए अगला पॉइंट, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच पार्टी आर इंटरेस्टेड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट, बोला कि इसमें से कौन पार्टी फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होता है, मैनेजर, ये तो होता ही है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, बैंक के सबको, वो भी इंटरेस्टेड होता है, क्रेडिटर भी इंटरेस्टेड होता है, ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बताइए इसमें से बोला कि कौन लिमिटेशन नहीं है, टू मेजर फिनेंशियल स्ट्रेंथ, ये लिमिटेशन नहीं है, ये क्वालिटी है, ये फीचर्स है फिनेंशियल स्टेटमेंट का। अफेक्टेड बाय विंडो, ये तो है ही, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी है, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये भी है। तो बोला कि आपको विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन, आपसे क्या पूछा है कि लिमिटेशन कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा, टू मेजर द फिनेंशियल स्ट्रेंथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस शो, बताइए ब्रेक इवन एनालिसिस क्या दिखाता है, relationship between cost and sales, relationship between production and purchase, relationship between cost and revenue, none of these, बताइए ये जो आपका है ब्रेक इवन पॉइंट, पहले तो आपको बोल दे ब्रेक इवन एनालिसिस, देखिए बताएं ब्रेक इवन पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जहां पर नहीं प्रॉफिट हो नहीं लॉस हो, तो किसको रिलेशन को दिखाता है, कॉस्ट को और सेल के रिलेशन को। ब्रेक इवन एनालिसिस किसको बोलते हैं, मान लें कि हमको प्रोडक्शन कॉस्ट लग गया 100 रुपया, बेचे कितने पर 100 रुपया, तो इसको दिखाता है ब्रेक इवन एनालिसिस, जितना कॉस्ट है उतना ही में बेचे, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29, विच ऑफ द फ्लोइंग शो द एक्चुअल फिनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंटरप्राइज, बताइए इसमें से एक्चुअल फिनेंशियल पोजीशन को कौन दिखाता है, फंड फ्लो नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी नहीं, बैलेंस शीट, रेशियो एनालाइज, फिनेंशियल पोजीशन को कौन दिखाता है, बैलेंस शीट दिखाता है, एक्चुअल फिनेंशियल पोजीशन को कौन दिखाता है, बैलेंस शीट दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, व्हेन फिनेंशियल स्टेटमेंट of two or more organization are analyzed, it is called, देखिए क्या बोला, when financial statement of two or more organization are analyzed, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालाइज करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, इंट्रा फॉर्म एनालिसिस, इंटर फॉर्म, देखो पहले ये समझिए इंट्रा फॉर्म किसको कहते हैं, जब अपना ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एनालाइज किए, ये क्या बोला, व्हेन फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन, दो मान लें कि ऑर्गेनाइजेशन ए है और बी है, ये दोनों को हम एनालाइज करते हैं तो इसको इंटर फर्म कहा जाता है, इंटर फर्म। और जब इसी को केवल एनालाइज करेंगे, इसी के डिफरेंट डिपार्टमेंट को चेक करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मान लें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो इस सारे डिपार्टमेंट के बीच में जब एनालाइज करेंगे ना उसको बोला जाता है इंट्रा फर्म एनालिसिस। लेकिन इन दोनों के बीच में जो हम कंपैरिजन करेंगे या एनालाइज करेंगे तो उसको बोलता है इंटर फर्म एनालिसिस, जब एक दूसरे के बीच में होगा तो अलग अलग फर्म के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूड, फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शामिल होता है, बैलेंस शीट तो होता ही है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी होता है, कैश फ्लो, ऑल ऑफ दीज। देखिए ये जो कंपनी जो है ना, कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो भी शामिल होता है, कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो भी शामिल होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32। एनुअल रिपोर्ट इज इशू बाय कंपनी टू इट्स एनुअल रिपोर्ट। ये देखो, ये पिछले चैप्टर में भी एक क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी था, ये क्वेश्चन डायरेक्टर को, ऑडिटर को, मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर, ये आपको पिछले चैप्टर में भी एक क्वेश्चन था। चलिए 33। फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल पोजीशन ऑफ इंटरप्राइज। देखो, बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल पोजीशन ऑफ इंटरप्राइज। बैलेंस शीट हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर दिखाता है। हम आपको पिछले चैप्टर में बताए थे कि बैलेंस शीट हम कैसे बनाया जाता है, एज ऑन 31 मार्च 2000 समथिंग। तो बैलेंस शीट हमेशा कोई पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है, समझ में आ गया ना। देखिए, एट ए पॉइंट ऑफ द टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉन ऑफ दी। तो बैलेंस शीट हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाया जाता है, हमेशा बैलेंस शीट कोई निश्चित समय पर बनाया जाता है, एग्जैक्ट डेट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको बैलेंस शीट, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट का आपका दूसरा क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो नाम है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड, एसेट इज इक्वल टू टोटल फंड, एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, आप लोग बैलेंस शीट पढ़े हैं, एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड। लायबिलिटी में दोनों आता है, करेंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी में दोनों आता है, देखते हैं बैलेंस शीट में हम लोग बनाते हैं तो लायबिलिटी में दोनों आता है, करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर। ये जैसे दोनों को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एसेट्स के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। ब्रेक इवन पॉइंट रिफर टू द पॉइंट वेयर, ब्रेक इवन पॉइंट किस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं। टोटल कॉस्ट आर मोर देन टोटल सेल, नहीं। टोटल कॉस्ट आर लेस देन टोटल सेल, नहीं। टोटल कॉस्ट हाफ ऑफ टोटल से, नहीं। टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल से। देखो, ये ब्रेक इवन पॉइंट कब बोलेंगे, व्हेन टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं, वैसा पॉइंट जहां पर नहीं प्रॉफिट हो नहीं लॉस हो, वैसा पॉइंट जहां पर प्रॉफिट कितना होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट कितना होता है, लड्डू जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट कितना होता है, जीरो होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 37। देखिए, इन विच मीटिंग ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड। किस मीटिंग में डायरेक्टर रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्टर मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, मैनेजर मीटिंग, ऑल ऑफ दी। देखिए, किस मीटिंग में अपना रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है। देखिए, इन विच मीटिंग कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड। आपको इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताएं हैं कि प्रत्येक कंपनी, जितना भी कंपनी है, वो साल के अंत में एक मीटिंग करती है। उस मीटिंग को किस नाम से जानते हैं, एजीएम। आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, एनुअल जनरल मीटिंग। इसी मीटिंग में डायरेक्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिपोर्ट, बैलेंस शीट का रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिपोर्ट सबमिट करती है। किसको सबमिट करती है, शेयर होल्डर को। किसको सबमिट करती है, शेयर होल्डर। तक किस मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में। चलिए देखिए, आप लोग का चैप्टर नंबर आपका 8 समाप्त हो गया। ये चैप्टर नंबर आपका कितने से है, 8 आपका समाप्त हो गया। अब लीजिए, यदि समय कम है, को आपको लगता है कि नहीं मेरे पास समय कम है, तो 1-2 बार अच्छा से खाली वीडियो देख लो, नोट करने का कोई जरूरी नहीं है। 1-2 बार अच्छा से बस खाली वीडियो देख लीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू।